हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में खत्म कर लिया था। अच्छे से हमने उसको डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था। उसके बाद हमने उसका रिविजन भी कर लिया था। अब हम कर रहे हैं जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किए, बाकी आज भी हम क्वेश्चन आंसर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। यहाँ पर ये भी हमने कर लिया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जब एसिड बेस के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कौन सा एसिड जो है लेमन में प्रेजेंट होता है, दही में कौन सा एसिड होता है, हल्दी का रंग जो है वो क्षार में कैसा होता है, ठीक है। और जो हमारा सामान्य नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि उसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, नाम के साथ साथ रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। आज कुछ ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिकेटर्स, यानी कि सूचकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। अब सबसे पहले इंडिकेटर होते क्या है। क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले हमें सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कि जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या होते हैं। वो अम्ल और क्षार की प्रकृति को बताते हैं ना। कोई सॉल्यूशन अगर है तो वो उसकी प्रकृति के बारे में बताते हैं कि ये अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है, या ये जो है उदासीन प्रकृति का है। ठीक, अब यही हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि प्राकृतिक होंगे, या तो ये सिंथेटिक होंगे। जैसे कि लिटमस है, हल्दी है, ये हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। और जैसे फिनोल्फथैलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक, तो इतना ही हमें ध्यान में रखना है। चलिए तो रीड करते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदलते हैं। ठीक, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदलते हैं। ठीक, यह ये यह जानने में मदद करते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। क्या जानने में मदद करते हैं, कोई पदार्थ जो है वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। तो सामान्य सूचक कौन कौन से हो सकते हैं हमारे में, लिटमस, हल्दी और गुड़हल, या हम लिख सकते हैं गुड़हल का पुष्प शामिल है। ठीक, तो इंडिकेटर्स हमारे कौन कौन से हो गए, हल्दी, गुड़हल और लिटमस। तो ये हमारे सामान्य सूचक हो गए, यानी कि कॉमन इंडिकेटर्स। तो वही लिखा गया है कि इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंज कलर, कलर को चेंज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अम्ल और क्षार की प्रेजेंस में, उपस्थिति में। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। कुछ कॉमन इंडिकेटर जैसे कि लिटमस है, टर्मरिक है और चाइना रोज यानी कि गुड़हल का पुष्प। तो ये हमारे कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं। ठीक, चलिए तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था इंडिकेटर्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर में हमने इंडिकेटर्स के बारे में काफी चीजें पढ़ी हैं बच्चों। चलिए तो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। और इंडिकेटर्स के बारे में यानी कि सूचक के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक, अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर है इनमें आते हैं हमारे लिटमस। इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा है लिटमस, हल्दी। ठीक, सिंथेटिक में क्या हो सकता है, फिनोल्फथैलीन, या हो सकता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक, चलो
अब ये अलग अलग कलर देते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स अलग कलर देते हैं और जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं इनका कलर अलग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक अम्लों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब जो हमारे नेचुरल एसिड होते हैं उन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखनी है। ठीक बच्चों, एक नेचुरल एसिड होते हैं यानी कि प्राकृतिक अम्ल जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ये खाने वाली चीजों में ज्यादातर पाए जाते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, दही है, इन चीजों में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक, कुछ हमारे मिनरल एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, मिनरल एसिड यानी कि खनिज अम्ल होते हैं। तो उनके बारे में तो खैर हम आगे पढ़ेंगे, जो हायर क्लासेस में उनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं कि प्राकृतिक अम्लों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखनी है। चलिए, तो प्राकृतिक अम्ल फलों और अन्य प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फलों में और अन्य प्राकृतिक पदार्थों में। जैसे कि नींबू का रस है, संतरे का रस है, इनमें क्या सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल होता है। ये अम्ल आमतौर पर खाने योग्य होते हैं। और ये क्या होते हैं? आमतौर पर खाने योग्य होते हैं बच्चों। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि जो एसिड हैं क्या होते हैं? खाने योग्य होते हैं। अब बच्चों, जो हमारे ह्यूमन बॉडी होती है उसमें क्या होता है? ज्यादातर इसमें भी क्या पाए जाते हैं? अलग अलग पार्ट में अलग अलग एसिड्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन जो होता है तो वो भी कैसा नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और इसका पीएच क्या होता है? 6 होता है। ठीक, अब पीएच की बात करते हैं बच्चों। तो पीएच में हमने थोड़ा बहुत चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि पीएच क्या होता है। पीएच एक स्केल है, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। हमारे पास क्या होता है? एक पीएच, हमारे पास बच्चों एक होता है पीएच स्केल। ठीक है, अब ये पीएच स्केल क्या बताता है हमें? ये पीएच स्केल हमें बताता है कि कौन सा पदार्थ एसिडिक है और बेसिक है। कैसे बताता है? पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक नंबर्स होते हैं, है ना। 0 to 14 तक नंबर होते हैं और बीच में होता है हमारा 7। तो जो 7 नंबर होता है, ठीक है, अगर हम कहते हैं, ठीक है, अब 0 से लेकर 7 तक, अब यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरीके से नंबर्स होंगे। ठीक है, चलो, अगर हम कहते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है उसका पीएच है 3 और किसी का है 5, किसी का है 7, किसी का है 9 और किसी का है 12, इस तरीके से अगर हम कहते हैं कि ये अलग अलग कुछ हमारे पास पदार्थ हैं जिनका पीएच कुछ इस प्रकार से है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है? तो बच्चों, 7 से ऊपर, 7 से ऊपर की तरफ क्या होती है? बेस होते हैं सारे। ठीक है, क्या होते हैं? बेस होते हैं। और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है? ऊपर की तरफ बढ़ती है। और नीचे की तरफ यानी कि 7 से पीछे जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हमारे एसिड होते हैं। इधर की तरफ जो है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक, तो अगर हम कहते हैं कि किसी सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का पीएच 3 है या 5 है, तो वो कैसा सब्सटेंस है? वो है एसिडिक। ठीक, अगर हम कहते हैं किसी पदार्थ का पीएच जो है वो 9 है, 12 है, तो वो कैसा पदार्थ है? बेसिक या एल्कलाइन। ठीक, अगर हम कहते हैं किसी पदार्थ का पीएच जो है 7 है, तो यानी कि वो कैसा है? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन प्रकृति का है। ठीक, तो ये तो थी बात। अब फिर हम बच्चों कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी अलग अलग पीएच होते हैं, है ना। अलग अलग जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह के कुछ बेस एसिड्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्टमक, यानी कि जो हमारा पेट होता है, तो स्टमक में बच्चों जो पीएच होता है स्टमक का वो होता है 2। अब 2 देख लो, आप देख सकते हो पीएच स्केल में कि 2 कहाँ पर आ रहा है। सिंपल। अगर हम बात करें हमारे ब्लड की, ब्लड यानी कि खून, तो हमारे खून का जो पीएच होता है
वो होता है बच्चों लगभग 7.3 से 7.4 तक। अब 7.3 से 7.4 तक कुछ इस बीच में आ रहा है, ठीक। वही बात करें जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा यानी कि जो हमारी लार होती है। अब ये जो सलाइवा होता है, लार होता है बच्चों, ये तो डिपेंड करता है, खाना खाने से पहले जो है इसका नेचर अलग होता है, खाना खाने के बाद इसका नेचर अलग होता है, ठीक है। डिपेंड करता है हमने क्या खाया है। तो सलाइवा का जो पीएच होता है वो भी वेरी करता है 6.5 से 7.5 तक, ठीक। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, जो हमारी आंत होती है, वहां पर पीएच होता है 4.7 से 7 तक। अगर हम यूरिन की बात करते हैं तो यूरिन का पीएच होता है लगभग 6, ठीक। तो यानी कि हमारे बॉडी में भी अलग अलग पार्ट में जो है एसिडिक होते हैं, ठीक है, ठीक। चलो, तो नेचुरल एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया कि नेचुरल एसिड जो है कैसे हमें मिलते हैं और कौन कौन से नेचुरल एसिड होते हैं। अब सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड तो है ही, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसके अलावा फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये हमारे कुछ एसिड्स हैं जो क्या होती हैं बच्चों, जो नेचुरल एसिड्स होती हैं या प्राकृतिक अम्ल जिन्हें कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीन अभिक्रिया में एक संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखनी है। अब ये उदासीन प्रक्रिया क्या होती है, चलिए। हमने कहा कि जब कोई एसिड यानी कि जब कोई अम्ल किसी बेस के साथ, यानी कि किसी क्षार के साथ प्रक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, यानी कि लवण, और बनाता है वाटर, यानी कि जल। तो ये जो अभिक्रिया है बच्चों, ये जो हमने अभी लिखी है यहाँ पर रिएक्शन, इसी को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ प्रक्रिया करता है, ठीक है। अब अम्ल कोई भी हो सकता है, हम ले सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये किसी क्षार के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाँ कोई क्षार है, और भी कोई बेस ले सकते हैं, ठीक, के साथ रिएक्शन करता है, तब ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट और वाटर ये बनाता है, ठीक। तो इसी ये जो प्रक्रिया है बच्चों, इसी को ही क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चों, तो ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब डेली लाइफ में यूजफुल क्यों है, क्यों हो सकती है डेली लाइफ में यूजफुल, क्या काम है मतलब इसका डेली लाइफ में। अब डेली लाइफ में इसीलिए यूजफुल हो सकती है, जैसे ये जो है कई चीजों में काम आती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है स्टमक में, ठीक है, एसिड की मात्रा जब बढ़ती है तो हमें एसिडिटी होने लगती है, ठीक। तो उस एसिडिटी से राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एसिड की मात्रा ज्यादा हो रही है तो कैसे हम उसे उदासीन करेंगे, कैसे हम उसे न्यूट्रल करेंगे, ठीक है। सिंपल सा, अगर एसिड की मात्रा ज्यादा है तो कैसे हम इसे उदासीन करेंगे, इसमें थोड़ा बेस मिला करके। जब हम एसिड में बेस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेस जो डालेंगे वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा और एसिड जो है बेस के इफेक्ट को खत्म कर देगी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो हमारा पदार्थ है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि जो हमारा स्टमक है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा, ठीक।
चलो तो इसको रीड करते हैं। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और पानी बनाता है। ठीक, क्या बनाता है? लवण और पानी बनाता है। इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग रोजमर्रा के जीवन में जैसे एंटासिड द्वारा अपच का इलाज करने में होता है ना। जब अपच हो जाता है, इनडाइजेशन जब होता है, तब हम क्या करते हैं? कोई एंटासिड बेस लेते हैं, जिसे लेने से क्या हो जाता है? उदासीन यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा नोट कर लेना है। साथ में आपको ये रिएक्शन भी नोट कर लेंगे। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी कि जब एसिड बेस का रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इट इज यूज इन मेनी एवरीडे एप्लीकेंट्स लाइक ट्रीटिंग इनडाइजेशन विद एंटासिड। यानी कि इनडाइजेशन यानी कि जो अपच होता है उसे एंटासिड से ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? ये जो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है उसका। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिटमस पेपर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब हमें लिटमस पेपर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उससे पहले बच्चों, लिटमस पेपर होता क्या है हमें पता है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसे लाइकेन से बनाया जाता है। और ये दो रंग का होता है, और एसिड और बेस में ये अपना कलर क्या करता है? चेंज करता है। ठीक, सिंपल वही हम यहाँ पर लिखेंगे कि लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है वो? एक प्राकृतिक सूचक है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर है, जो लाइकेन से बनाया जाता है। यानी कि इसको जो है लाइकेन से बनाया जाता है। इसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, यानी कि कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। इसके द्वारा हम ये जांच सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है और लाल लिटमस क्षार में नीला हो जाता है। सिंपल, हमने कहा कि नीला लिटमस पेपर है एक, और एक है लाल लिटमस पेपर। ठीक, अगर नीला लिटमस पेपर है और इसको हम नीला लिटमस पेपर, अगर हम एसिड की बात करते हैं, अगर हम बेस की बात करते हैं, तो एसिड में नीला लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाता है, और बेस में लाल लिटमस पेपर लाल से नीला हो जाता है। ठीक, तो नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है। सिंपल वही लिखा हुआ है कि नीला लिटमस पेपर अम्ल में लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्षार में नीला हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है अम्ल और ये है, ये किस में होता है? नीले से लाल किस में होता है? अम्ल में। और लाल से नीला किस में होता है? क्षार में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर मेड फ्रॉम लाइकेन। ये एक प्राकृतिक सूचक है जिसको लाइकेन से बनाया जाता है। इट इज यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये बताता है कि कोई पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है। और क्या करता है? ये ब्लू लिटमस को रेड कर लेता है एसिड में, और रेड लिटमस को ब्लू कर देता है बेस में। सिंपल सी बात है, सिंपल। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने जो क्वेश्चन पीछे भी किए, तो आप इनके सिंपल आंसर लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूज ऑफ एसिड एंड बेस इन डेली लाइफ। यानी कि दैनिक दैनिक जीवन में अम्लों और क्षारों के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
अब दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता होगा इनका, चलिए तो देखते हैं दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। सिरका, एसिटिक अम्ल, सिरका क्या है, एक एसिटिक अम्ल जिसमें पाया जाता है और अम्ल खाना पकाने में उपयोग होते हैं, और बेकिंग सोडा जैसे क्षार बेकिंग में। ठीक है, तो सिरका जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो ये जो अम्ल है ये किसमें यूज होता है, खाना बनाने में उपयोग किया जाता है, और जो बेकिंग सोडा है वो बेकिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एंटासिड एक प्रकार का क्षार है जो अम्लता के इलाज में उपयोग किया जाता है। एंटासिड क्या होता है, एक प्रकार का क्षार होता है, वो किसमें यूज किया जाता है, अम्लता के इलाज में, है ना, जब शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक, और साबुन, साबुन हमारा क्या है, एक बेस होता है, क्षार होता है। ठीक, सफाई के लिए उपयोग किया जाता है, क्लीनिंग के लिए हम इसका उपयोग किया करते हैं। वैसे ही जैसे डिटर्जेंट्स होते हैं, तो डिटर्जेंट्स में भी बेस पाया जाता है, तो उनको भी तो हम क्लीनिंग के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, सफाई के लिए यानी कि उनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एसिड जिनको हम खाना पकाने में, खाने में यूज करते हैं, बेस को भी खाना पकाने में, बेकिंग में, सफाई में ऐसे उपयोग किया जाता है। तो दैनिक जीवन में हम एसिड और बेस का उपयोग करते रहते हैं। ठीक, चलिए जैसे एसिड्स लाइक विनेगर, एसिड्स लाइक विनेगर, विनेगर में होती है एसिटिक एसिड, यूज इन कुकिंग, जो कुकिंग में काम आता है। बेस में जैसे बेकिंग सोडा है तो ये बेकिंग में काम आता है, बेक करते हैं ना बहुत सारी चीजें। ठीक, जैसे केक हो गया या कोई भी चीज, बेकरी की कोई भी चीज है। एंटासिड, एंटासिड में बच्चों बेस होते हैं जो एसिडिटी को ट्रीट करने के काम आते हैं। सोप्स, सोप कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जो क्लीनिंग में हेल्पफुल होते हैं। ठीक, तो आप इसको आंसर भी आप नोट कर लीजिए, और आप चाहें तो इसका खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, जो आपको लगता है आपके आसपास आप जिन्हें यूज कर रहे हैं एसिड को या बेस को, तो वो भी आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। ठीक, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसे सिंपली हम क्या लिखते हैं बच्चों, HCl, ये होती है हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे स्टमक में क्या करती है, क्या रोल होता है इसका। ठीक है, क्या रोल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब जैसे कि पता है जो हमारा स्टमक होता है, इस तरीके से रफली डायग्राम बना दिया, स्टमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। ठीक, अब जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमें एसिडिटी होने लगती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एंटासिड बेस लेकर के इस एसिडिटी से रिलीफ पा सकते हैं। ठीक, सिंपल। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका काम क्या होता है हमारे पेट में, क्या काम होता है इसका हमारे स्टमक में। अब ये जो जो हम खाना खाते हैं, तो एसोफेगस की मदद से वो खाना कहाँ आता है, स्टमक में आता है। ठीक, अब वो जो खाना है काफी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसके। ठीक है, जो भी हम भोजन करते हैं, अब वो ऐसे ही थोड़ी ना बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब वो खाना क्या होता है, यहाँ पर वेरियस रिएक्शंस होती हैं, तो ये एसिड क्या करता है, उस खाने को पचाने में मदद करता है। क्या करता है, खाने को पचाने में मदद करता है। अगर स्टमक से सारी एसिड खत्म हो जाए तो खाना पचेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, खाना पचाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और पचेगा ही नहीं अगर एसिड बहुत कम हो जाएगी या एसिड नहीं होगी तो। ठीक, तो वो क्या करता है, खाने को ब्रेक करने में मदद करता है, खाने को तोड़ने में मदद करता है। ठीक, जिससे उसका अच्छे से पाचन हो सके। फिर ये खाना क्या होता है, आगे बढ़ता है, फिर जो भी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड बाय ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को तोड़ करके ये जो खाना है उसके पाचन में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के पाचन में मदद करता है प्रोटीन को तोड़कर, लिख सकते हैं प्रोटीन को तोड़कर। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से हमेशा एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जब अम्लता होती है यानी कि एसिडिटी होती है तो एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसका हम कई बार इसका आंसर हम
दे चुके हैं। ठीक, एक बार फिर से, क्योंकि एंटासिड जो टैबलेट होती है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसको जब हम लेते हैं तो ये पेट में जो बढ़ रही एसिड होती है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उदासीन कर देता है, जिस वजह से हमको राहत मिलती है। इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यही सिंपल लिखा गया है कि एंटासिड क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, जो पेट में अधिक अम्ल को न्यूट्रलाइज करता है या उदासीन करता है, जिससे अम्लता में राहत मिलती है। ठीक, अब चींटी के काटने पर कैलामाइन क्यों लगाया जाता है? अब जब चींटी काटती है तो हमने क्या कहा, कैलामाइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि देखो, जब चींटी काटती है तो वो क्या करती है, वहां पर फॉर्मिक एसिड त्वचा में प्रवेश करती है हमारे। ठीक, क्योंकि चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो हम जब एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, तो उसमें अगर हम कोई बेस डाल दें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कैलामाइन क्या होता है, एक क्षारीय क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, वो क्या करता है, अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है और दर्द में हमें राहत मिलती है। अगली बात करते हैं कि फैक्ट्री के कचरे को जल स्रोतों में डालने से पहले क्यों न्यूट्रलाइज किया जाता है? क्योंकि फैक्ट्री का जो कचरा होता है बच्चों, उसमें अम्ल ज्यादा होता है। अगर ऐसे ही हम इसको पानी में डाल देंगे तो वहां रह रहे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उनके सर्वाइवल में क्या हो सकता है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है, उनको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं कि जो वेस्ट है उसमें अगर अम्ल ज्यादा है तो उसमें बेस मिला करके, कोई क्षार मिला करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। फिर उसे हम क्या करते हैं, कहीं भी जो जलीय स्रोत होते हैं उनमें छोड़ते हैं। तब ये कोई भी जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीवन है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। बच्चों, आज हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और आपने अच्छे से कॉपी में नोट भी किए होंगे। तो बच्चों, आप इन्हें लर्न कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।